प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बजे एक स्पेशल इजलास बुलाया है, एसेट स्कीम है उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। कल अब इसके ऊपर दोबारा बहस होगी। एक शिक जो है उसके ऊपर बहस हुई है, जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है उसको कल तक जो है वो कमेटी के सामने सबमिट किया जाएगा। काला धन सफेद करने की स्कीम मंजूरी ना दी जा सकी। काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात ने कहा अरकान एमनेस्टी स्कीम का शिकवार जायजा लेना चाहते हैं। स्कीम पर कल खुसूसी इजलास तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक अरकान ने स्कीम दोबारा से लाने पर सवालात उठा दिए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा एमनेस्टी स्कीम पर जब तक काबीना मुकम्मल मुतमईन नहीं होगी इसे मंजूर नहीं करेंगे। पिछले हुक्मरानों की यही करतूत थे जिनकी वजह से पाकिस्तान आज एक बहरान, एक इक्तिसादी बहरान का शिकार हुआ। हसन नवाज हो, हुसैन नवाज हो, ये अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं। $26 मिलियन जिस तरह से हमने देखा है पीटी के जरिए शहबाज शरीफ की फैमिली को आया है, ये सारे के सारे टिप ऑफ द आइसबर्ग है। माजी में शरीफ खानदान और जरदारी ने करप्शन की इंतहा की। करप्शन के खिलाफ हमारी तहकीकात होश उड़ा देंगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं काबीना इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग पर तशवीश का इजहार किया गया। सलमान शहबाज के पास सवालात के कोई जवाबात नहीं थे। $26 मिलियन टीटी के जरिए शहबाज शरीफ को मौसूल हुए। नवाज शरीफ और दीगर लोगों को इकामे क्यों रखने पड़े, मजीद तफसीलात सामने आएंगी। और सवालों के जवाब नहीं हो सकते। फवाद चौधरी साहब खाना बदोश हैं सियासी, कम से कम बात करते वक्त सोचें जरूर कि पिछले झूठ से अगला झूठ तो मिला लें कम से कम। फवाद चौधरी की अपनी वजारत में कोई कारकर्दगी नहीं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा गैस की कीमतों में 80% इजाफा होने वाला है। वज़रा के पास कारकर्दगी बताने का कुछ नहीं, इल्जाम लगाने से फुर्सत नहीं। नाहलों की हुकूमत में चीजें मजीद महंगी होंगी। झूठी हुकूमत अवाम को IMF से किए गए मुआहिदे की तफसीलात बताए। वजीर पेट्रोलियम को किलोवाट और किलोग्राम में फर्क पता नहीं। मुझे बताएं कि जब ना मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था किस बात की करप्शन, किस बात की मनी लॉन्ड्रिंग। बीमार माँ को नोटिस जाता है, मेरी बहनों को पुलिस के साथ मासरा करके नोटिस जाता है, लेकिन अलीमा खान जिसने ऑफशोर कंपनीज बनाई, आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया गया कि अलीमा खान साहिबा की सोर्सेज क्या हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा इजाद केस, हमजा शहबाज की आज फिर नैब लाहौर पेशी। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज ने तहकीकाती टीमों के सवालात पर लैतोलाल से काम लिया। नैब हुकाम को कल तक इंतजार की तलकीन करते रहे। हमजा शहबाज को दोबारा तलब किए जाने का इम्कान है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अलीमा खान ने ऑफशोर कंपनी और जायदाद बनाई, लेकिन कौम को नहीं बताया कि पैसे कहां से आए। जहांगीर तरीन का कौम को एहतसाब का भाषण कयामत की निशानी है। लंदन में गवादर गोल्फ सिटी की इफ्तिताही तकरीब, शहरियों का गवादर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आसान इक़्तिसाद पर प्लॉट्स के खुसूसी पैकेजेस का ऐलान। गवादर गोल्फ सिटी सरमायाकारी के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट है। मालूमाती सेमिनार से मुक़र्ररीन का खिताब। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कोयटा दहशतगर्दी के मुतासरीन से इज़हार यकजहती, दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरा। मुख्तलिफ मकादिम फ़िक्र के उलमा कराम की शिरकत। हुकूमत दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए इक़दामात करे, मुक़र्ररीन का खिताब। मुजफ्फराबाद की कश्मीरी कम्युनिटी का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाज। कानून के तहत नीलम झेलम मंसूबे में सब्सिडी मकामी आबादी का हक है, मुजाहिदीन का मुतालबा। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का दौरा बरतानिया। पार्टी कायदीन और कारकुनों से मुलाकातें। बरतानिया में पार्टी को मुनज़्ज़म करने और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल।
मैनचेस्टर में अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट का सालाना चैरिटी डिनर, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। ट्रस्ट के जेर एहतमाम सफेद मोती के 88,000 ऑपरेशन हो चुके हैं। MP मोहम्मद अफजल खान और दीगर मेहमानों का ट्रस्ट की खिदमात को खिराज तहसीन। बर्मिंघम में खैबर पख्तूनख्वा के ब्रांड एम्बेसडर बराए सरमायाकारी और सियाहत आबिद ज़बान खतक की आमद। एयरपोर्ट पर पार्टी कारकुनों का इस्तकबाल। पाकिस्तानी सियाहत के फ़रोग़ के लिए बरतानिया और यूरोप में रोड शोज़ का इनेकाद ज़रूरी है। आबिद ज़बान का इज़हार ख्याल। वेस्ट मिडलैंड्स कंबाइंड अथॉरिटी के मेट्रो मेयर एंडी स्ट्रेट का एशियाई होटल्स का दौरा। साथियों के हमरा एशियाई खानों का लुत्फ उठाया। इस्लामोफोबिया की कतन कोई गुंजाइश नहीं। तमाम कम्युनिटीज अपने इत्तेहाद से शरपसंद के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। एंडी स्ट्रेट की मीडिया से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। इस बुलेटिन में शामिल करेंगे बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की खबरें और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे खेल के मैदान की। मेरा नाम दानिश हुसैन और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर से सियासी मुखालिफिन पर तांस के तीर चला दिए। कहते हैं माजी में शरीफ खानदान और जरदारी ने करप्शन की इंतहा की और करप्शन के खिलाफ हमारी तहकीकात होश उड़ा देंगी। दोनों पार्टियों के काबीना के अरकान भी मुलव्विस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम मुकद्दमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली ने जिस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग की और जो पिछले हुक्मरानों की यही करतूत थे जिनकी वजह से पाकिस्तान आज एक इक्तसादी बहरान का शिकार हुआ। हमें एक अमूमी इक्तसादी जो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, इसकी बहुत बड़ी वजह वो करप्शन है जो माजी में इन तीन खानदानों ने, यानी दो खानदानों, शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने की है। हसन नवाज हों, हुसैन नवाज हों, ये अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं और ये मुल्क से बाहर है। इसी तरह से जो कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो नवाज शरीफ की फैमिली को इससे पहले अल अजीजिया में या हिल मेटल में आए हैं, ये सारे के सारे टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये पूरा हुजूम आपको सिर्फ अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इनका कितना पैसा बाहर पड़ा होगा अगर ये 26 मिलियन डॉलर 30 मिलियन डॉलर डिक्लेयर करके पाकिस्तान लाते हैं। और उसके पीछे ये हालत है कि सारे की सारी जायदाद जो है वो हमजा शहबाज साहब की 99% जो डिक्लेयर एसेट्स हैं वो टीटी के ऊपर है। होशरबा जो आगे मुकदमात की तफसीलात आपके सामने आएंगी, उससे आपकी बिल्कुल नींदें उड़ जाएंगी। इनके जो नीचे कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे वो भी सारे के सारे इसी धंधे में मुलव्वस थे। और हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम पर काबीना अरकान ने सवालात उठा दिए। बताया जाए माजी और हमारी एमनेस्टी स्कीम में क्या फर्क है। एमनेस्टी स्कीम पर मुशावरत के लिए कल खुसूसी इजलास बुला लिया गया। वजीर आजम कहते हैं कौम को बताना होगा स्कीम क्यों ला रहे हैं। आइए देखते हैं इसी पर उमर जट की ये रिपोर्ट। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम ने एमनेस्टी स्कीम के मामले पर मजीद मुशावरत की हिदायत कर दी। काबीना इजलास में एमनेस्टी स्कीम के मुस्बत और मनफी पहलुओं का जायजा लिया गया। अरकान ने एमनेस्टी स्कीम पर सवालात उठा दिए। बोले जिस स्कीम पर तनकीद करते रहे उसी को लाया जा रहा है। माजी की और हमारी एमनेस्टी स्कीम में फर्क क्या है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा ऐसी एमनेस्टी स्कीमें पीटीआई के मंशूर के खिलाफ थीं, ताहम कौम को बताना होगा इस स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी। एमनेस्टी स्कीम पर जब तक काबीना मुकम्मल मुतमईन नहीं होगी उसे नहीं मंजूर करेंगे। अरकान ने तजावीज दी कि एमनेस्टी स्कीम देनी है तो खुले दिल के साथ दें। वफाकी वजीर इत्तलात ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि काबीना में कोई तब्दीली नहीं हो रही। काबीना के अरकान इसके ऊपर मजीद बहस चाहते हैं। एक एक शिक जो है उसके ऊपर बहस हुई है, बात हुई है, लेकिन अभी भी तशनगी बाकी है। उन्होंने एक वाज़ेह किया, दुनिया की 6 बड़ी कंपनीज ने स्टील मिल्स में शराकत की ख्वाहिश का इजहार किया है। करतारपुर कॉरिडोर पर कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा। उमर जट, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।
दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फवाद चौधरी का अपनी वजारत में कोई काम नहीं, वो सियासी खाना बदोश हैं, झूठों का मुकाबला नहीं कर सकते, लाडला वजीर और वजीर आजम सवालों के जवाब नहीं दे सकते। जिस किस्म का रवैया पार्लियामेंट के अंदर, रेलवे की कमेटी इजलास खत्म कर दो, कम्युनिकेशन की कमेटी इजलास खत्म कर दो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी इजलास खत्म कर दो, क्योंकि वजीर लाडले हैं और सवालों के जवाब नहीं हो सकते। बताया जाए कि स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट के इजलास को क्यों मौखर किया जाता है। वो इसलिए मौखर किया जाता है क्योंकि वजीर आजम नालायक है, नाअहल है और झूठा है, और पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है। तो वजीरे जो छोटू कराए के वजीर इल्जाम जिनको दे दिया गया है मैंडेट, जिस पार्टी के पास मैंने कल भी कहा था कि कराए के तर्जुमान होंगे, और फवाद चौधरी साहब खाना बदोश हैं सियासी, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कम से कम बात करते वक्त सोचें जरूर कि पिछले झूठ से अगला झूठ तो मिला लें। कम से कम इतना तो झूठ की इज्जत कर लें जितना झूठ आप बोलते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब लाहौर ऑफिस में पेश हो गए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि फवाद चौधरी और शहजाद अकबर बताएं कि उन्हें तफसीलात कौन बताता है, और इसके बाद वो पगड़ियां उछालते हैं। 18 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना हुई तो इमरान खान को माफी मांगना पड़ेगी। उन्होंने ये बातें कुछ यूं कही। मुझे बताएं कि जब ना मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था, किस बात की करप्शन, किस बात की मनी लॉन्ड्रिंग। 18 करोड़ का जवाब मैं ये देता हूँ कि मैंने जो भी किया उस वक्त के कानून के मुताबिक किया। आवाम की जो महंगाई से कमर टूट गई है उसका ध्यान बांटने के लिए हमजा शहबाज को नैब बुलाता है। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर जिनका कोई काम नहीं है, वो नैब की तर्जुमानी करके 85 अरब 33 अरब और बात अब 18 करोड़ पे आ गई। बीमार माँ को नोटिस जाता है, मेरी बहनों को पुलिस के साथ मासरा करके नोटिस जाता है, लेकिन अलीमा खान जिसने ऑफशोर कंपनीज बनाई, आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया गया कि अलीमा खान साहिबा की सोर्सेज क्या हैं। अब आपको बताएं कि इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाद अल जानी ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। इमाम काबा ने असर, मगरिब और इशा की नमाजों की मुख्तलिफ मसाजिद में इमामत भी कराई। इसी पर देखिए शाहिद चौधरी की ये रिपोर्ट। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाद अल जानी इस्लामाबाद में भरपूर मसरूफियात के बाद लाहौर पहुंचे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने गवर्नर हाउस में कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। इस मौके पर इमाम काबा ने सऊदी वलीअहद की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। इमाम काबा और कायम मकाम गवर्नर की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाद अल जानी ने नमाज असर की इमामत मरकज़ अहले हदीस की जामे मस्जिद में कराई। उन्होंने मगरिब की नमाज बादशाही मस्जिद में पढ़ाई। उनकी अकामत की सआदत शहरियों की बड़ी तादाद ने हासिल की। इमाम काबा ने नमाज इशा की इमामत जामे अशरफिया में कराई। शहरी नमाज की सआदत के लिए चौक दर चौक पहुंचे। लाहौर में नमाजों की अदायगी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात किए गए थे। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाद अल जानी बुध के रोज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात के बाद सऊदी अरब वापस रवाना हो जाएंगे। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वस्ती लंदन के इलाके मेफर में गवादर गोल्फ सिटी लॉन्चिंग तकरीब सजाई गई। 2 रोज़ा तकरीब में लोगों ने भरपूर शिरकत की और गवादर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट देखिए।
مستقبل میں گوادر پاکستان کا معاشی ہب بننے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے وہاں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مختلف اسکیمیں متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ لندن میں گوادر گالف سٹی میں سرمایہ کاری کے لیے 2 روزہ معلوماتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں گوادر گالف سٹی میں ترقیاتی کاموں اور مستقبل میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب کے شرکاء کو گوادر گالف سٹی میں کمرشل اور رہائشی پلاٹس سے متعلق تفصیلی معلومات دی گئیں۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی 5 مرلے کے پلاٹس کا بھی اعلان کیا گیا، جن کی ماہانہ قسط 70 پاؤنڈز ماہانہ سے بھی کم رکھی گئی ہے۔ گوادر گالف سٹی میں 5 مرلے، 10 مرلے اور 1 کنال کے پلاٹس کے لیے خصوصی پیکیجز کا بھی اعلان کیا گیا۔ I think it's the main thing. Alhamdulillah, is our country, Pakistan. So we have to invest in it and make it go further. But main thing is, people buy holiday homes in Spain, Dubai, rather have it in our country. We are so thankful as we've sent an email out on Friday night saying thank you to everybody because we knew we were going to get the mega response. And the response has been phenomenal. There's a lot of people still here, we've been busy since morning. We had no time for breaks, coffees or anything. It's all about what they're buying. They're buying a brand. They're going with Bilal Malik's brand. They know that the guy has the potential to deliver it because of the work he's done in the past 6 months. We came here just with optimism, with an open mind, and Brother Asif over here has inspired us and he gave us a very good deal. And yeah, we're just looking for a brighter future and hopefully it opens doors for other revenues. ان کی ہم نے ایڈورٹائز دیکھی اور گوادر سٹی کے عمران خان بھی بہت کہہ رہے تھے کہ یہاں ڈیولپ کریں تو ان فیوچر آپ کو بہت اچھا رہے گا، تو اس لیے ہم نے یہ بک کیا ہے ملک ریاض کا۔ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کی جو جتنی بھی اسکیمز ہیں بہت اچھی جا رہی ہیں، جیسے بیریا ٹاؤن انہوں نے بنائی، تو اس لیے ہم نے ان پہ ٹرسٹ کر کے یہ پلاٹ لیا ہے۔ انشاءاللہ ان فیوچر یہ بھی ان کی جو بھی ہے بہت اچھا ہوئے گا، ان کا یہ اسکیم بھی اچھی ہوئے گی۔ Basically, I came down here today to just see what was going on in Gwadar, and it's really nice to see that there is a lot of activity in Gwadar, and I'm interested in buying a plot. And Gwadar Golf City seems to be a very nice place where one should be able to buy a plot and look to the future. And I think Gwadar is the future. People say it's going to be the next Dubai, and I believe so. And it's going to be the next most interesting place in Pakistan. ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے اور رائزنگ ہے، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے یہ لے کر، اور سوچ یہی ہے کہ ان کے پہلے بھی بہت اچھے اسکیمز رہی ہیں اور بہت کامیاب رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی کامیاب ہوگی۔ اس دوران خوش نصیبوں کے لیے عمرے کے ٹکٹس سمیت دیگر انعامات کا بھی اعلان کیا گیا۔ درائے جہلم کا رخ موڑنے اور مقامی آبادی کو درپیش مسائل حل نہ کرنے پر مظفر آباد سے تعلق رکھنے والی کشمیری کمیونٹی نے پاکستان ہائی کمیشن لندن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بیورو چیف UK غلام حسین آبان کی رپورٹ۔ دریائے جہلم کا رخ موڑنے اور مقامی آبادی کے مسائل پر حکومتی خاموشی، مظفر آباد سے تعلق رکھنے والی کشمیری کمیونٹی سراپا احتجاج، پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے نیلم جہلم منصوبہ شروع کرنے سے پہلے مقامی آبادی سے معاہدہ کیا تھا۔ نیلم جہلم منصوبے میں سبسڈی مقامی آبادی کا حق ہے۔ حکومت پاکستان مظفر آباد میں کیے ہوئے معاہدے کی پاسداری کرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں کسی ترقیاتی منصوبے سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن حکومت کو مقامی آبادی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین آج کل برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ پارٹی قائدین اور کارکنوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ کاف برطانیہ کے سینئر نائب صدر سید رضوان ہاشمی اور ویمن ونگ کے برطانیہ کے صدر ارزا قاضی خان نے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مسلم لیگ کاف کے رہنما اسلم جلال اور ویمن ونگ کی نائب صدر حمیرہ ثنا بھی موجود تھی۔ سینئر نائب صدر برطانیہ سید رضوان ہاشمی نے صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین سے برطانیہ میں پارٹی کو منظم کرنے اور دوسرے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ مانچسٹر میں مرکزی دفتر کھلنے اور تنظیم سازی کے حوالے سے بھی چودھری شجاعت کو آگاہ کیا گیا۔ کونسل جنرل آفس مانچسٹر کے باہر کوئٹہ میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات دیکھیں مانچسٹر سے تنویر نقوی کی اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान कौंसलेट मैनचेस्टर के बाहर मुनक्किदा पुरअमन मुजाहरे का एहतमाम सैयद सजाद हैदर काज़मी ने किया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम के अलावा मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरा ने हज़ारा बरादरी के खिलाफ तसलसल से होने वाली दहशत गर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह दहशत गर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात करे। आज पूरी कौम इन दहशत गर्दों के खिलाफ है जो मजहबी दहशत गर्दी फैलाकर लोगों का कत्लेआम करते हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं इस जो वाक़या हुआ है शिया कम्युनिटी का, हज़ारा कम्युनिटी का क्वेटा में, इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। इस वाक़े में जो शहीद हुए और जो ज़ख्मी हुए, हम दिलो जान के साथ उनके साथ हैं। इनके खिलाफ कत्ल गारत करने वाले लोगों को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर दहशत गर्दी के खिलाफ और शहदा के हक में नारे दर्ज थे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में इलामा गुलाम हुसैन अदील, सज्जाद काज़मी, इलामा मुअज्जम अली और इलामा अजहर अली नकवी ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वह मुजरमों को फिलफौर सजा दे। सिर्फ वादों से मसाइल हल नहीं होंगे। उनका कहना था कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे से ही पाकिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम आएगा। वहाँ बच्चों को भी और औरतों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो इस्लाम से पहले भी हत्ता गैर मुस्लिम भी नहीं किया करते थे। यही वजह है कि मासूमीन में से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुहर्रम का चाँद नज़र आता था तो वो रो देते थे, और जब पूछने वाले पूछा करते थे कि क्यों ऐसा हो रहा है तो इरशाद फरमाया करते थे कि हम शहादत पे नहीं रोते हैं। देखिए, हमारी औरतों और बच्चों की तौहीन की गई जो इस्लाम से पहले हत्ता गैर मुस्लिम भी नहीं किया करते थे। इनको शायद समझ नहीं आ रही इनका किस कौम के साथ वास्ता पड़ा है। हम यही कहेंगे कि कितने हुसैनी मारोगे, ये सारी कौम हुसैनी है। उनके खानवादे को, उनके फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को और उनके यतीमों को ताज़ियत पेश करने के लिए आए हैं। ये हकीकत में ये एहतजाज आज का जुल्म के खिलाफ एहतजाज है, बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज है। मुजाहरे में शरीक अफराद ने हज़ारा बरादरी से इज़हार यकजहती किया और मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया कि दहशत गर्दी के खिलाफ कौम मुतहद है। तनवीर नकवी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से सालाना चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात के अलावा कम्युनिटीज़ की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल बता रहे नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से सालाना चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सिख और हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ मुकामी सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात के अलावा कम्युनिटीज ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। न्यूज़ से बात करते हुए चेयरमैन अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट हाजी अब्दुल रज़ाक साजिद और दीगर शुरका का कहना था कि हम सबको इस सदका जारिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और जो लोग आंखों की बिनाई से महरूम हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हमारा स्लोगन है रोशनी सबके लिए। उसी स्लोगन के तहत 88,000 पीपल के हम आप तक ऑपरेशन कर चुके हैं। हमारा टारगेट है 2020 तक 1 लाख लोगों तक पहुँचेंगे। जब सबको रोशनी तकसीम होगी, चानन तकसीम होगा, हर तरफ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का नाम जब जाएगा तो लोग ये वो अदारा है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनाया गया था। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। ये रहमत का काम हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात के हमें तालीम दी है। ये जो चैरिटी है ये वाकई यूके में और पाकिस्तान में इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और इन्होंने अभी तक जो हमें जो डिटेल मसूल हुई हैं 88,000 जो जिन लोगों को आई की प्रॉब्लम थी, कुछ लोग बनाई से महरूम थे, तो इन्होंने 88,000 ऑपरेशन करके पाकिस्तान में दुखी सियानत की गरीब नदार लोगों की खिदमत की है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर जो ट्रस्ट है उसका एनुअल डिनर है जो कि कैटरिक्स के लिए है, जो कि नादार और गुरबा जो हैं जिनके पास की आंखों की नेमत नहीं है उनके लिए आज फंड रेजिंग हो रही है। और हम हमेशा से ही सपोर्ट करते आए हैं इन चैरिटीज़ को
اور آج بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت ساری کمیونٹی ہماری اکٹھی ہوئی ہے. یہ جو آج کا فنڈ ریزنگ ہے وہ اسپیشلی آئز کے لیے, کیٹرک کے لیے, اور آنکھیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. ہم لوگوں کو اتنا فائدہ ہے, تو وہ لوگ جن کو نظر نہیں آتا, ہم لوگوں کو ان کی مدد کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور فنڈ اکٹھے کرنے چاہیے. میں تہے دلوں اس ادارے دا شکر گزار ہاں کہ انہوں نے انسانیت دے لئی کوئی قدم چکیا ہویا ہے. میں تہے دلوں رب الرحیم جڑا وہ دے کول دعا بھی کردا کہ انہاں نوں ہور اپنے والوں زیب عطا فرمائے تاکہ یہ ہور اسی طرح کمیونٹی دی سیوا کر سکن. آل مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ دے والوں اج دا جڑا پروگرام دا پربند کیتا گیا, بہت ہی خوشی دی گل ہے کہ انسانیت واسطے کچھ نہ کچھ تسی کر رہے ہو, اور ہمیشہ رب تانوں خوش رکھے, کیونکہ اپنے واسطے ہر ایک بندہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے, لیکن جدوں خوشی ادوں زیادہ سب تو ہوندی جدوں آپ دوسرے واسطے کسی واسطے کریے. اصل خوشی اس نوں کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ ہیلتھ کے لیے کوئی ایشوز نہیں ہیں, تمام ہیلتھ ہمیں ریسورسز اویلیبل ہیں. تو اس طرح کی آرگنائزیشن جو کہ ایسے کنٹریز میں کام کر رہے ہیں جہاں غربت ہے, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اسپیشلی بینائی جہاں پہ لوگوں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں, ہمیں ان لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اینڈ وی شوڈ ہیلپ فار اے گڈ کاز. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ محمد افضل خان, آصف رشید بٹ, مینیجنگ ڈائریکٹر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ سبا, چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد اور دیگر مقررین نے واضح کیا کہ ٹرسٹ کی طرف سے موتیے کے اب تک 88,000 آپریشن مکمل ہو چکے ہیں اور اس سے مستفید ہونے والے ہر عمر کے لوگ آپریشنز کے بعد دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ شعبہ صحت کا ہو یا تعلیم کا. راجہ واجد, 92 نیوز, گریٹر مینچسٹر. صوبہ خیبر پختونخوا کے برانڈ ایمبیسڈر برائے سرمایہ کاری اور سیاحت عابد زمان خٹک اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار برمنگھم ایئرپورٹ پہنچے تو پارٹی عہدیداران اور کارکنان نے ان کا شاندار استقبال کیا. ہار پہنائے اور خوشی سے مٹھائیاں بھی تقسیم کی. اسی پر دیکھیں گے برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ. پی ٹی آئی مڈ لینڈز کے سابق صدر عابد زمان خٹک کو خیبر پختونخوا کا برانڈ ایمبیسڈر برائے سرمایہ کاری و سیاحت بنا دیا گیا, جس کا مقصد موجودہ حکومت کو بیرون ممالک پاکستان کی ساخت بہتر بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات حاصل کرنا ہے. گزشتہ روز عابد زمان برمنگھم ایئرپورٹ پہنچے تو پارٹی ورکرز اور عہدیداران نے ان کا پرجوش استقبال کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عابد زمان خٹک نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ برطانیہ و یورپ میں مختلف روڈ شوز کے ذریعے پاکستان میں سیاحت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں. میں اپنے گورنمنٹ کا بہت تھینکفل ہوں, مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا کہ اوورسیز پاکستانی جو کہ کام کرتے ہیں تو ان کو صلہ ملے گا, جو ہارڈ ورک کریں گے, جو کمٹمنٹ, جو ٹائم دیں گے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے جنرل سیکرٹری کو ایجوکیشن کے حوالے سے ٹاسک دیا گیا ہے, تو یہ دوسرا مجھے دیا گیا ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اپنے ٹیم کے ساتھ چل کے اس جو ٹاسک دیا گیا ہے یہ صرف ایک عہدہ نہ ہو بلکہ اس پہ کام بھی کیا جائے اور جو جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے وہ پورا ہو. بہت بڑے بڑے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. انہوں نے مزید کہا کہ میری تعیناتی سے اوورسیز کمیونٹی کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, جس کا اظہار کمیونٹی نے آج استقبال میں کیا ہے. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. ویسٹ مڈل لینڈ کمبائنڈ اتھارٹی کے میٹرو میئر اینڈی اسٹریٹ نے پہلی مرتبہ براہ راست ایشین نیوز چینل سے تفصیلاً بات کی ہے. ایشین ریسٹورنٹ کا دورہ کیا اور صحافیوں کے ہمراہ مختلف ایشیائی کھانوں سے لطف اندوز بھی ہوتے رہے. اس دوران کمبائنڈ اتھارٹی کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر, کونسلرز اور بزنس کمیونٹی سے متعلقہ افراد بھی ان کے ہمراہ تھے. اسی پر دیکھیں گے برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ. ویسٹ مڈ لینڈز کمبائنڈ اتھارٹی کے میٹرو میئر اینڈی اسٹریٹ نے ایشیائی ہوٹلز کا دورہ کیا اور ساتھیوں کے ہمراہ ایشیائی کھانوں سے خوب لطف اٹھایا. اس موقع پر انہوں نے ایشیائی میڈیا سے پہلی بار گفتگو بھی کی. ان کا کہنا تھا کہ ویسٹ مڈ لینڈز میں اسلامو فوبیا کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. طویل عرصے سے مختلف عقائد کی حامل کمیونٹیز پیار محبت سے مل جل کر رہ رہی ہیں اور اپنے اتحاد سے شرپسندوں کے عزائم ناکام بنا دیں گی. We've had some examples recently around Islamophobia and particularly the attacks on the mosques in North Birmingham. I was there the next day, talked to the leaders of the community and made it absolutely clear my utter abhorrence for that action.
And my attitude to this is it is ignorance, it's lack of knowledge that allows this to happen. So what we've got to do is we've got to keep teaching every faith that they must be respected themselves, but then in return they must respect every other faith. पाकिस्तान के हवाले से सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत तिजारती ताल्लुकात कायम हैं। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया पाकिस्तान के साथ नए तिजारती मुआहदे करेगा। Just back in early 2017 I was lucky enough to go out to Pakistan and went to the Faisal Mosque on the edge of Islamabad to actually understand the sort of spiritual heart for Pakistan. And we also saw the Chamber of Commerce there and really appreciated the desire of the two countries to do more business together. And we were just talking earlier, just in the time since then, to have seen the real brilliant growth in exports and imports between the two countries, a threefold growth over just 3 years. And it says to me there is so much more business that can be done. Personally, I hope that Brexit will be concluded in a way that then enables us to settle trade deals with new countries, and I would hope that countries like Pakistan, where there's so much similarity over history, would be early in that queue, because we're already seeing the brilliant business, whether it be us importing garments from Pakistan in particular, or the UK exporting a lot of metal goods out to Pakistan. There's real opportunities also in construction. So for businesses on both sides, I would say there can be a very, very positive future. हवाई आलूदगी पर बातचीत करते हुए एंडी स्ट्रीट का कहना था कि फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए ट्रांसपोर्ट पर बड़े पैमाने पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि नए घरों की तामीर हमारे मंशूर का हिस्सा है। इस हवाले से 25,000 नए घर मुनासिब कीमतों पर वर्किंग क्लास फैमिली के लिए दस्तयाब होंगे। This whole issue of clean air is a real public health crisis, I would say. 1,500 people a year across the West Midlands suffer premature death as a result of air pollution. So we have to deal with this. The next thing I would say is the most important thing I can do is make sure that there is good quality public transport so people don't have to go in their cars. And that's why we're investing in extending the metro, bringing new train lines back into use, indeed improving the rapid bus services and even encouraging people to cycle. So all those alternatives to driving your car. If you do drive your car into central Birmingham from when this comes in and it's an old car, you will be subject to a charge. इस मौके पर साबिक काउंसलर, मेयर एडवाइजर, मेयर के कम्युनिकेशन डायरेक्टर साइमन रेन, मोहम्मद आरिफ, मारूफ बिजनेसमैन जुल्फकार अली, स्वीट ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव उमैर अली, आसिफ अजीज भी उनके हमरा थे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काजमी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कतर में होने वाले अफगान अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले में ख़वातीन भी शामिल होंगी। तालिबान के तर्जुमान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुज़ाकरात में शामिल होने वाली ख़वातीन आम अफगान होंगी। देखिए इस रिपोर्ट में। कतर में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का अगला मरहला। अब ख़वातीन भी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगी। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक कतर में 19 ता 21 अप्रैल को होने वाले अफगान अमन मुज़ाकरात में तालिबान के वफ्द में ख़वातीन भी शामिल होंगी। बयान में कहा गया है कि इन ख़वातीन का तालिबान के सीनियर अरकान से कोई ताल्लुक नहीं और वो फ़कत आम अफगान होंगी। मुज़ाकरात में शामिल होने वाली ख़वातीन में से कुछ अफगानिस्तान में जबकि कुछ गैर मुमालिक में मुकीम हैं। दोहा में अफगान अमन मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो रहा है, जिसमें अफगान वफ्द में सियासतदानों और सिविल सोसाइटी समेत 150 अरकान शामिल होंगे। पेरिस के 850 साल पुराने न्यूटर डेम चर्च में खौफनाक आग भड़क हुतियाती ज़दगी का वाक़या चर्च के ताबीर नौ के दौरान पेश आया। फायर फाइटर्स ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। फ्रांसीसी सदर कहते हैं सदियों पुराने चर्च को उसकी असल हालत में वापस लाया जाएगा।
पेरिस के तारीखी नोट्रा डैम कैथेड्रल चर्च में आतिशबाजी की। घंटों की मेहनत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। गिरजाघर के तर्जुमान के मुताबिक आतिशबाजी के बायस लकड़ी से बने चर्च का पूरा ढांचा तबाह हो गया है, जबकि मरकजी हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू के मुताबिक चर्च की 3 में से 2 छतों को नुकसान पहुंचा है। ताहम सेंट लुइस का कुर्ता और चर्च का क्राउन दोनों बचा लिए गए हैं। चर्च में आग लगने की वजह से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कौम से खिताब मुअख्खर करके जाए वकुआ पर पहुंचे और कहा दुनिया भर से बेहतरीन लोग लाकर चर्च की तामीरें रोकी जाएगी। उन्होंने कौम से फंड देने की अपील की है। हॉलीवुड अदाकारा सलमा हाइक के फ्रेंच बिजनेसमैन खावन फ्रांकिस हेनरी पेनाल्ट ने 100 मिलियन यूरो अतिया करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गिरजाघर आतिशबाजी पर फ्रांस के शहरियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा कहते हैं इस दुख की घड़ी में इन्हें फ्रांस के शहरियों का ख्याल है। दुबई में खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाले निजी फलाही इदारे के ज़ेरे एहतमाम खुसूसी सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद खवातीन को किफ़ायत शारी के मुख्तलिफ तरीके बताना था। सेमिनार में मुल्की और गैर मुल्की खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुबई से देखेंगे मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। दुबई के मुकामी होटल में दुबई वुमेन्स रन सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें एम्पावरमेंट ऑफिसर सैनडी सक्सेना समेत मुल्की और गैर मुल्की खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार के इनेकाद का मकसद खवातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने से मुतालिक मालूमात फराहम करने के साथ साथ उन्हें किफ़ायत शारी से मुतालिक भी आगाह करना था। इस हवाले से खवातीन को किफ़ायत शारी के मुख्तलिफ तरीके भी बताए गए ताकि इन्हें मुश्किल हालात में किसी का मोहताज ना होना पड़े। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में एम्पावरमेंट ऑफिसर सैनडी सक्सेना का कहना था कि इनका फार्मूला बहुत सादा है। अगर कोई पैसे की इज्जत करेगा और उसे सही जगह इस्तेमाल करेगा तो उसे कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। This is something which I have made a mission of, and I go out and speak to women in all stages of their life. I am part of Dubai Women's Run as a woman of substance because this is an amazing platform where I can reach out to women in the community and spread my message of being financially independent. So I have 3 E's. So that's engage, educate, empower. My message is very simple. Money is the most important thing in your life. It is something you will need from the day you were born till the day you die. So, if you have a good, healthy relationship with money, you respect money, and you save it and use it well, you will always be happy and successful. किफ़ायत शारी के हवाले से सेमिनार में शरीक खवातीन को खास मशक भी करवाई गई, जिसमें सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मौसम बहार शहर बेमिसाल में डेरा डाल चुका है। सरसब्ज दरख्त, रंग बिरंगे फूल और धूप से खेलियां करती नन्हे कोंपले हर ज़ौक़े नज़र की तवज्जो मबजूल करा रही हैं। इसी पर देखिए मरियम मलिक की ये रिपोर्ट। चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं बहारा है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर इक़्तिदार के मकीनों को बहार का नजारा करने के लिए किसी चमन में जाने की जरूरत नहीं, सारा शहर ही चमनजार है। फसले गुल ने इस्लामाबाद में दस्तक दी तो कलियां खिल उठी। फूल, तितलियां, हरियाली और भीनी भीनी खुशबू ने माहौल को खुशनुमा बना दिया है। नन्ही कौपलें चटकी तो खुशबू से लदे झोंकों ने सरसब्ज पत्तों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया।
जा बजा फूलों की क्यारियां ही नहीं, दरख्त भी मुख्तलिफ रंगों में डूबे हैं। बहार की तिलिस्म नगरी ने ऐसा सहर बांधा कि शहर बेमिसाल के बासी शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। बाहर आई है तुम भी आओ, इधर से गुजरो कि देखना चाहते हैं तुमको गुलाब सारे। मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है, इसमें हवाएं चल रही होती हैं और शाम टाइम स्पेशली जब परिंदे चहचहा रहे होते हैं तो बहुत औसम लगता है। बाहर का जो मौसम है वो तमाम मौसमों का निचोड़ है, क्योंकि इसमें हर चीज़ निखर के सामने आ रही होती है। फूल खिले हुए होते हैं बहुत ज़्यादा और प्लेजेंट वेदर होता है बहुत। लोग इंजॉय के लिए बाहर निकलते हैं, आउटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट है बाकी मौसम की निस्बत। यूं तो सभी मौसम अपना रंगो अंदाज रखते हैं, लेकिन बहार की रानाइयां और रौनकें अपनी मिसाल आप हैं। मौसम बहार में शहरे इक्तदार पर गुलिस्तान का गुमा गुजरता है। रविश रविश पर खिले जावेदां गुलाब और गुलहाय रंगो बू हर अहले ज़ौक़ को दावत नज़ारा बख्शते हैं। कैमरामैन नदीम खान के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। लंदन में 2 रोज़ा नेशनल वेडिंग शो तमाम रंगीनी और रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। रूसी मलबूसात ज़ेबतन किए खूबरू मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बखेर कर इवेंट को 4 चांद लगा दिए। मजीद अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान से। दुल्हन मशरिक की हो या मगरिब की, बनना सवरना तो औरत की फितरत में है। यही वजह है कि लंदन एक्सेल में सजे 2 रोज़ा वेडिंग शो में खवातीन शादी की तैयारियों के लिए अरूसी लिबास से लेकर दीगर अशिया का इंतखाब करती नजर आईं। मॉडल्स ने भी रैंप पर खूब जलवे बखेरे। रंगारंग इवेंट में शरीक अफराद की दिलचस्पी देखने से ताल्लुक रखती थी। कोई शादी केक के बारे में मालूमात लेता नजर आया तो किसी ने नित नए वेडिंग ड्रेस में दिलचस्पी दिखाई। It's going great. Lots of freebies, great things to try out and see and do. We're a wedding venue based in East Sussex in a little village called Ticehurst. We're a 16th century coaching inn. We can seat up to about 80 people for the ceremony and wedding breakfast and up to 120 for the evening do. We're so quirky. We're unlike anything that you will have ever seen. I think people are very interested in weddings these days. Most of the people I've noticed coming in for looking at wedding dresses, coats, suits, cakes, and most of them have venues already. I've noticed that this year it's very popular to get married abroad or to have like a countryside wedding rather than a modern city-style wedding. शादी की अंगूठी से लेकर वेन्यू का इंतखाब और मेकअप से लेकर अरूसी जोड़े तक लोग अपने लिए मुख्तलिफ अशिया का इंतखाब करते नजर आए। Yeah, well, we had many guests here. We organize weddings in Italy, so it has been we had quite many people here visiting, so they're very interested in all parts of Italy. Northern Italy, the Lake of Como, Sicily, and lots of different parts in Italy. People are very interested in Italy, like a destination wedding, because we have a lot of location north to south, and we are here a group of wedding planners, so we can help to organize everything in all part of Italy. If you want a country yard, a location on the lake, close to the sea, in a city, wherever you want, and we can help with all service. 2 रोजा शो में बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक से भी हजारों अफराद ने शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया अदाकार बब्बू बराल को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। मुनफरिद अदाकारी और दिलचस्प जुमलों से लोगों के चेहरों पर हंसी बखेरने वाले बब्बू बराल मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। इसी पर ये रिपोर्ट। नाश्ता ते करा दिया करो टाइम नाल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕੇ ਹੋਣਾ ਸੌਂ ਕੇ।
मुनफरिद परफॉर्मेंस, दिलकश अंदाज और खूबसूरत अदाकारी से लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले मारूफ मज़ाहिया अदाकार बब्बू बराल की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। अयूब अख्तर अलमारूफ बब्बू बराल 1959 को गुजरांवाला के कस्बे गखड़ मंडी में पैदा हुए। बब्बू बराल ने 1982 में गुजरांवाला से अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया। मेरे वर्गे क्लासिकल गाने के लिए शुरू हो गए कि हम भी क्लासिकल गाएंगे। फंक्शन पे बुला लिया गया, 3 दिन उन्हें दाल खिलाते रहे। चौथे दिन जब गाने का वक्त आया तो गाना क्या गा रहे हैं, दाल ले रे दाल दाल ले रे दाल दाल ले रे दाल। बब्बू बराल ने टोपी ड्रामा, शर्तिया मिठे और आशिको गम न करना जैसे बेशुमार हिट ड्रामों में फन के जौहर दिखाए। 2010 में रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म चन्ना सच्ची मुच्ची उनकी आखिरी फिल्म थी। बब्बू बराल अदाकारी के साथ गुलकारी के भी शौकीन थे। सोलह अप्रैल 2011 को 51 बरस की उम्र में लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाला दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उनकी बेमिसाल अदाकारी का सहर आज भी तारी है। पिंडियां पकाना भी कोई कोई जानता, इन्ना बनाना भी कोई कोई जानता, ते तुसी दाल ले रे दाल। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। देखते रहिए नाज़िक न्यूज़ यूके।